स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में और राज्य की दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो राज्य की सियासत की, कोरोना की सब खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खबरें जो आज चर्चा में रही हैं वो आपको बता दें। बड़ी खबरें हैं। राजधानी से खबर आई जहां त्यागी रोड पर एक महिला ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ खुद को आग लगा ली। महिला को जलता देख आसपास के जो लोग थे तुरंत वहां पहुंचे, बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन महिला 60% जल गई है और पुलिस ने महिला को कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस का कहना है कि महिला सेवला कला की रहने वाली है और पति के साथ कुछ विवाद हुआ, कुछ घरेलू कलह हुई, जिसके बाद महिला बच्चे को लेकर घर से निकल गई और त्यागी रोड पर खुद को और बच्चे को आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल बच्चे को बचाया गया है। जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने बच्चे को तुरंत महिला से छीना, लेकिन महिला 60% जल गई। फिलहाल महिला के पति से पूछताछ की जा रही है। हम यही मानेंगे प्रथम दृष्टया कि शायद पति पत्नी का आपस का विवाद रहा हो। बाकी हम उनका स्टेटमेंट ले रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो स्टेटमेंट में अगर कुछ क्लियर होता है तो फिर बता पाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर भी देहरादून से ही है, जहां एक महिला ने अपनी पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात कैंट थाना क्षेत्र की है। यहां राम कुमार झा अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते थे। 28 अगस्त को पुलिस को खबर मिली कि राम कुमार ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे मामला संदिग्ध लगा। जांच शुरू हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बहुत सारी बातें संदिग्ध लगी, जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने पर पुलिस के सामने महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही अपने पति की गला घोंटकर हत्या की है। पति का कहना है कि वो शराब पीता था और आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। घर में अमूमन झगड़े होते थे और इसी बात से तंग आकर 28 अगस्त को जब वो शख्स फिर शराब के नशे में धुत होकर आया तो महिला ने उसकी हत्या कर दी। संदिग्ध मामला लग रहा था और इसमें पीएम रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो गया कि ये सुसाइड नहीं है, होमिसाइड का मामला है। और इसमें जो महिला है जिसने हत्या की है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे हम लोग कर रहे हैं। जो हरिद्वार के लक्सर में सरकारी संपत्तियों पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जेसीबी चलाकर 3 अलग अलग जगह पर अतिक्रमण को हटाया गया है। हालांकि इस दौरान बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि लोग अतिक्रमण हटाने के विरोध पर सड़क पर उतर आए, लेकिन प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी और विरोध के बीच अतिक्रमण हटाने का काम चलता रहा। और अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ पे मंदिर समिति जाती है, जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मस्जिद है, चाहे दरगाह है या मंदिर है, तो सभी लोगों के द्वारा, क्योंकि सबके साथ पहले मीटिंग भी की जा चुकी थी, सब लोगों के द्वारा बड़ा सहयोग किया गया है। कोरोना को लेकर लोग कितने डरे हुए हैं या कितनी गलत जानकारी है, इसका एक नमूना देखने को मिला श्रीनगर गढ़वाल में, जहां कोरोना पॉजिटिव महिला ने उस वक्त खूब हंगामा कर दिया जब टीम उसे अस्पताल ले जाने के लिए आई तो वो जिद करने लगी कि वो अस्पताल नहीं जाएगी और काफी देर तक ये तमाशा चलता रहा। और जब पुलिसकर्मी जिद करने लगे तो महिला ने धमकी भी दे दी कि अगर कोई उसके पास आया तो उसको भी वो कोरोना से संक्रमित कर देगी। तो ठीक पुलिस कोतवाली के सामने एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, लेकिन उसे अस्पताल ले जाने के दौरान वो महिला काफी हंगामा करने लगी। तो वो पुलिस से कह रही थी कि उसे अस्पताल नहीं बल्कि जेल ले जाया जा रहा है। ये मुंह बंद करो, पहले मुंह ढको, ये मुंह बंद करो, पहले मुंह तो ढक दो। नहीं यार सर, तो वहाँ मुझे पता नहीं वहाँ वहाँ पे वो जेल में समझो, ये मुंह बंद करो, पहले मुंह ढको, ये मुंह। वहीं नई टिहरी शहर में एक मोहल्ले के लोगों ने कोरोना के लिए सैंपल देने से ही इनकार कर दिया। तो इस मोहल्ले में मुस्लिम बहुल आबादी है यहाँ पर और प्रशासन की टीम जब यहाँ पहुंची थी तो उन लोगों ने आरोप लगाया कि जानबूझकर समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है और इसलिए उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। दरअसल 29 अगस्त को इस मोहल्ले में कोरोना के लगभग 12 मामले सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर टेस्ट के लिए लोगों से बातचीत की, लेकिन यहाँ लोग सैंपल देने को ही तैयार नहीं हुए। नहीं, हम लोग सैंपलिंग का प्रयास करेंगे, उनको समझाएंगे। हम लोग उनसे कई बार बात भी हो गई है और भी बात की जा रही है उनसे। वो उनके दिमाग में ये बात घुस गई है कि हिंदू मुस्लिम की वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, जबकि उनको बहुत बार समझाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम आ गए हैं, पॉजिटिव आ गए हैं और ज़्यादा आ गए हैं, एक ही मोहल्ले में ज़्यादा आ गए हैं, जिस कारण से इसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया। और वह इन सब के बीच राजनेताओं का भी कोरोना पॉजिटिव आने का सिलसिला जारी है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला भी कोरोना पॉजिटिव आए। रैपिड एंटीजन टेस्ट में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कैंथिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 24 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो बंशीधर भगत उनके बेटे पहले पॉजिटिव आ चुके और बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको अब यहाँ टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपना टेस्ट कराया है और इन सबके बीच बीजेपी के प्रवक्ता विपिन कैंथोला पॉजिटिव आए हैं। चीन से तनाव के बीच उत्तराखंड में चीन बॉर्डर पर कोरोना की दस्तक हो चुकी है और स्थिति यह है कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर गुंजी में सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिथौरागढ़ में चीन सीमा के करीब गुंजी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ रोज से यहां सुरक्षा बलों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। गुंजी, कालापानी और लिपुलेख में सेना और आईटीबीपी के जवान अच्छी खासी संख्या में मौजूद हैं। लद्दाख में हुई घटना के बाद भारतीय सुरक्षा तंत्र इस इलाके में हर वक्त चौकस है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये इलाका मुख्य धारा से कोसों दूर है। बीआरओ ने भले ही लिपुलेख को सड़क से जोड़ दिया हो, लेकिन इसके बावजूद बरसात में यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करा पाना खासी चुनौती भरा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने धारचूला बेस कैंप में सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। अभी इधर 3-4 दिन से देखा गया है कि सेना में भी संक्रमण के कुछ मामले आए हैं। सेना को भी सतर्कता बरतने के लिए कह दिया गया है और सेना पहले से ही हमारी सतर्क है। हमारे पास पूरा इंतजाम है। ऊंचाई के क्षेत्रों में भी हमारी टीम बाकायदा इस बात पर पूरी निगाह रख रही है। धारचूला बेस कैंप में हमने पूरी तैयारी कर रखी है। किसी तरह कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी इलाकों को बरसाती सीजन में खासा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में दुर्गम इलाकों की राह भले ही इंसानों के लिए मुश्किल हो, लेकिन कोरोना की पहुंच यहां आसानी से हो रही है। इन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामलों ने स्थानीय लोगों की भी चिंता बढ़ा दी है। गुंजी के अलावा बूंदी, कुटी, छियाले, गर्बियांग, नाभी ऐसे इलाके हैं जिन्हें अब तक सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन चीन से तनाव के बीच सेना और आईटीबीपी के जवानों के पॉजिटिव केस आने से चिंता की लकीरें कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरी तरफ डॉक्टरों की चेतावनी। इन हालातों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि 1 सितंबर से यानी कि कल से वो काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो अगले सोमवार से आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल 4 बड़ी मांग है डॉक्टर की, जिनमें पहली मांग है कि 1 दिन की तनख्वाह ना काटी जाए। दूसरी मांग यह है कि जो पीजी के छात्र हैं उनको आधी नहीं बल्कि पूरी सैलरी दी जाए। तीसरी मांग है कि जिलाधिकारी को छोड़कर कोई भी दूसरा अधिकारी उनको देखे नहीं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए केवल जिलाधिकारी को ही यहाँ पर नॉमिनेट किया जाए। चौथी मांग ये है कि अगर ज्यादातर जांच में डॉक्टर पर कार्रवाई होती है जबकि व्यवस्थाओं का भी अभाव अस्पताल में होता है जिसके लिए व्यवस्थाएं जिम्मेदार है, तो ऐसे में हर गलती के लिए डॉक्टर को जिम्मेदार ठहरा देना सही नहीं है। शुरू से कितनी बार हमने लेटर लिख दिया कि भाई हमारी सैलरी ना काटी जाए 1 दिन की, वो काटी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कई अन्य विभागों के कर्मचारी हैं जिनको शुरू में भाई लॉकडाउन के चलते ऑफिस बंद रहे, बाद में 50%, कभी 30%, कभी 70% चलता रहा। कम से कम कुछ नहीं तो उनका पेट्रोल तो बचा होगा। हमारे लोग तो जब लॉकडाउन में गाड़ियां कईयों को चलानी नहीं आती हैं, वो लोग अपने ड्राइवर करके गाड़ी करके आए हैं, तो कितनी परेशानी हुई। और एक अच्छा भी नहीं लगता है कि भाई वो इतना काम कर रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन दिए जाने की जगह पे उनकी अगर सैलरी काटी जाए। तो मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि अगर वाकई में नर्सों ने और डॉक्टर्स ने आंदोलन कर दिया तो फिर स्थिति संभालने से भी नहीं संभलेगी, इसलिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सचिव से तुरंत बातचीत करने के लिए कहा है। जो हमारे सचिव हैं उनको मैंने कहा है कि उनसे एक बार बातचीत कर लें और किसी भी, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों या कोई भी कर्मचारी, कोई भी अगर उनकी जेन्युइन कोई बात है तो उसको मानना चाहिए, उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और आज एक दुखद खबर आई, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया और इस घटना पर, इस दुखद खबर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया और कहा कि प्रणब मुखर्जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में गहरी छाप छोड़ी। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव था। साल 2005 के बाद पेंशन शुरू करने की कर्मचारियों की मांग पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन हालात में ये फैसला लिया गया ये फिलहाल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये फैसला राज्य के हाथ में नहीं है, इसलिए इस मामले में राज्य को केंद्र को ही फॉलो करना होगा। कर्मचारियों की ये डिमांड है, अब ये किन परिस्थितियों में बंद की गई, उन चीज़ों को देखना होगा। वो स्टेट के हाथों में कुछ नहीं है और इसलिए उसके बारे में मैं समझता हूँ कि हमको तो फॉलो करना है।
और एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। उत्तराखंड पुलिस विभाग से लंबे समय से लटकी प्रमोशन की फाइल पर मोहर लग गई है। पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 88 सब इंस्पेक्टर बनाए गए हैं। सीनियरिटी के हिसाब से प्रमोशन दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। काफी समय से पदोन्नति का इंतजार किया जा रहा था, प्रमोशन का इंतजार किया जा रहा था। तो फिलहाल अब इसकी लिस्ट बाकायदा मुख्यालय से जारी हो गई है। तो 88 ऐसे दरोगा हैं, 88 ऐसे सब इंस्पेक्टर हैं जिनको प्रमोट कर इंस्पेक्टर बना दिया गया है। बात राजनीति की करेंगे तो चुनाव नजदीक है और उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अब एक ही थाली में खाते नजर आ रहे हैं। अब तक अलग अलग दिशा में अलग अलग चाल चलने वाले हरीश रावत और प्रीतम सिंह के सुर अब मिलते हुए दिख रहे हैं। तस्वीर करीब 2 हफ्ते पहले की है, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हाल जानने देहरादून में उनके घर पहुंचे थे, और वो भी गुलदस्ते के साथ। और फिर जो फिजा बदली तो दोनों नेता सोमवार को किसान कांग्रेस के धरने में एक साथ पहुंचे। इतना ही नहीं, दोनों बैठे भी आसपास ही। तो क्या प्रीतम सिंह और हरीश रावत को समझ में आ गया है कि एक दूसरे के बगैर काम चलने वाला नहीं, वो भी तब जब सामने प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी और चुनौती बनकर उभर रही आम आदमी पार्टी हो। नहीं, हम और हरीश रावत जी तो हमेशा साथ दिखते हैं। अभी तो देखने वाली नजर है, उस पर निर्भर करता है वो कैसे देख रहा है। लेकिन हमेशा एक साथ हर मूवमेंट में नहीं रह सकते। अलग अलग कमाऊ पूत हैं, सब अपने अपने जो है कमा करके लाएंगे तो पार्टी के कोष में जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि लोगों को अपने अपने तरीके से संघर्ष को जोड़ना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस के धरने में पहुंचे तो किशोर उपाध्याय भी, लेकिन वो अब भी खुद को अलग मानते हैं। किशोर एक बार फिर ये याद दिलाना नहीं भूले कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही प्रीतम, हरीश और इंदिरा पर है। पिछले 3.5 साल आप एक्टिव क्यों नहीं हुए, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो ये है। लेकिन जब होश आए, घर का सुबह का अगर भोला शाम को घर आ जाए तो मेरे ख्याल से उसको समझना चाहिए और उसकी सीख लेनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे अध्यक्ष जी के परिवार पर कांग्रेस ने किया, उतना ही जो है हरीश रावत जी पर किया और उतना ही इंदिरा हृदय जी पर किया है। कांग्रेस 3.5 साल में खुद को मजबूत विपक्ष साबित नहीं कर पाई, जिसमें बड़े नेताओं की आपसी खींचतान एक बहुत बड़ी वजह रही। लेकिन अब हरीश रावत, प्रीतम सिंह का साफ आना एक बड़ा संकेत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और वही बात सत्तारूढ़ बीजेपी की करें तो जिस तरह से विधायकों के हॉस्टल में विधायकों का जमावड़ा लगा, बिशन सिंह चुफाल और कुछ विधायक पहुंचे तो उससे भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो नैनीताल से सांसद अजय भट्ट ने बीजेपी विधायकों की नाराजगी पर बयान देते हुए कहा कि कोई विवाद नहीं, बल्कि सारा मामला संवादहीनता का या आपस में बातचीत नहीं होने का लगता है। अजय भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री या फिर विधायकों में से किसी की भी मंशा खराब नहीं है। पर मिसकम्युनिकेशन हम इसको कह सकते हैं, संवादहीनता हुई होगी, लेकिन न तो मुख्यमंत्री की मंशा कहीं पर खराब है और न हमारे विधायकों की मंशा कहीं पर खराब है। तो कहीं से कहीं ऐसी नाराजगी नहीं है। अपने मुद्दों के लिए विधायकों को अपने क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। अगले साल चुनाव होने वाला है, आपको। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को रिटायरमेंट की सलाह दी है। हल्द्वानी पहुंचे सुबोध उनियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते 2 सीटों से हारने का रिकॉर्ड बना चुके हरीश रावत की उम्र अब राजनीति करने की नहीं है। मानसिक रूप से भी प्रदेश की जनता विगत चुनाव में हरीश रावत की एक बात का जवाब दे चुकी है। देश का पहला मुख्यमंत्री है जो 2 सीटों से चुनाव हारा। मैंने उनको सलाह भी दी है कि अब वो मानसिक रूप से भी सतरिया गए हैं, अब उन्हें बागपत आश्रम में चला जाना चाहिए, जो उनके दीर्घ जीवन के लिए ज्यादा उचित होगा। तो भले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को रिटायरमेंट की सलाह देते हुए हमला करें, लेकिन एक और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी की खूब तारीफ की है सुबोध उनियाल ने। उन्होंने कहा कि एनडी तिवारी के नेतृत्व में उत्तराखंड में बहुत विकास हुआ और ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात रही कि एनडी तिवारी जैसी शख्सियत राज्य को बतौर मुख्यमंत्री मिली। आप देखिए, नरेंद्र तिवारी जैसा कप्तान इस राज्य में था तो आपने देखा विकास की गति कहाँ पहुंची थी। आज दल की भावना से ऊपर उठकर हर दल के लोग बोलते हैं कि नरेंद्र तिवारी अगर इस राज्य में मुख्यमंत्री न आए होते तो आज विकास बहुत पीछे होता। तो तिवारी जी जैसा कप्तान इस राज्य में बोला, ये हमारा सौभाग्य था। और तिवारी जी के नेतृत्व में इस राज्य ने 5 वर्षों में बहुत तरक्की की।
तो बीजेपी के मंत्री और पूर्व में कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में ठेकेदारी का सियासत में कितना दखल है, कितना असर, कितनी बड़ी पैठ है, लोहाघाट के बीजेपी विधायक पूरन फर्त्याल इसका सीधा उदाहरण है। टनकपुर जौलजीबी सड़क निर्माण के ठेके से फर्त्याल इतना परेशान है कि उन्होंने सरकार को आंख दिखाने से भी परहेज नहीं किया, और वो भी तब जबकि ये सड़क उनकी विधानसभा में भी नहीं पड़ती। विधायक पूरन फर्त्याल का आरोप है कि जिसे ठेका दिया गया है उसने फर्जी प्रमाण पत्रों से ठेका हासिल किया, और हाल ही में ऑबिटेशन का फैसला भी ठेकेदार के पक्ष में और पूरन फर्त्याल के खिलाफ आया। अब फर्त्याल नाराज हो गए हैं और सरकार से इस मामले में कोर्ट में अपील नहीं करने को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो अगर मेरी नाराजगी इस भ्रष्टाचार को उठाने से है तो मैं ऐसी नाराजगी बार बार करूंगा। ये मेरा अपना उद्देश्य है, अपना इश्यू है। उस इश्यू को अगर जो सही है तो उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। आपने पार्टी को अवगत करा दिया अपने मंशा? मैंने सबको अवगत करा। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करा दिया तो इसके बाद उससे नीचे कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब मैंने अवगत करा दिया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेल करके उनको बता दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया है, मुख्यमंत्री जी को बता दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके विधायकों का जो अब तक का तरीका है काम करने का, तो न तो पार्टी का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास है, न उसके विधायक और सांसदों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास है। वो ये मानते हैं कि हम पैसा कमाएंगे, अकूत धन संपदा कमाएंगे और पैसे से वोट खरीदेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद। कोरोना का असर इस बार चारधाम यात्रा पर भी पड़ा है। केवल उत्तराखंड के ही लोगों को चारधाम में जाने की अनुमति है। तो ऐसे में जो लोग चारधाम नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। भक्तों को घर बैठे बद्री विशाल के बाहरी स्वरूप के दर्शन का अवसर मिलेगा। देवस्थानम बोर्ड की तरफ से चारों धामों में लाइव दर्शन की व्यवस्था की जा रही है और सबसे पहले बद्रीनाथ धाम में ये योजना शुरू हो रही है। मंदिर में कैमरे लगाए जा रहे हैं जहाँ से आप सीधा प्रसारण देख सकेंगे। हालांकि जो मान्यताएं हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। गर्भगृह समेत जो प्रमुख स्थान है वहां के दर्शन आपको नहीं होंगे। तो जियो कंपनी से और देवस्थान बोर्ड द्वारा बातचीत हुई है और मुझे बताते हुए खुशी है कि भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को वहां की नियमावली को ध्यान में रखते हुए, वहां की तो सिस्टम को ध्यान में रखते हुए। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए हमारा खास कार्यक्रम महाबहस।